जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद. You have to understand what is Islamophobia. You all know there is a lot of contestation, or this topic or the term itself is contested. ये जो टॉपिक है या जो टाइटल है इस्लामोफोबिया, इसको ये बहुत ही कंटेस्टेड एक टर्म है. बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे एग्री नहीं करते कि इसको इस्लामोफोबिया कहा जाए. इस्लामोफोबिया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस्लाम जाहिर सी बात है हमारा मजहब, हमारा दीन, और फोबिया का मतलब होता है खौफ. तो इस्लाम का जो खौफ है, द फियर ऑफ इस्लाम इन द माइंड ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाई दिस फियर इज देयर? Why this fear is there? Why the people are so much afraid of Islam? This is a very very important question. इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये तमाम चीज़ें हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी. मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लामोफोबिया का, मुसलमानों की जो पूरी तारीख है, 1400 साल से ज़्यादा की तारीख, इसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सिविलाइजेशन से अंडरस्टैंडिंग भी रही है और टकराव भी रहा है. टकराव जाहिर सी बात है नजरियाती रहा है, मुख्तलिफ सतहों पे रहा है. मैं जिसकी तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि उसका टॉपिक से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है. बट what is more important that we have to understand that in the recent past that we have seen, especially from 1979 80s onward, that there is a plethora of literature available on Islam, against Islam. There are organizations who are making films, who are producing documentaries, who are also trying to produce literature against Islam, against Muslims. And why this is happening, that we have to understand. और इसे समझने के लिए जब हम कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 1979 में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं दुनिया में और मुसलमानों की तारीख में. सबसे पहला जो डेवलपमेंट होता है कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी की क़यादत में ईरान में एक रेवोल्यूशन आता है जिसे इस्लामी इनकलाब कहा जाता है, ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ ईरान 1979. ये जो ईरानियन रेवोल्यूशन आता है, आप जानते हैं कि एक वेस्टर्न सपोर्टेड गवर्नमेंट थी जिसे ख़त्म करके एक मास रेवोल्यूशन आया. मासेस के पार्टिसिपेशन के साथ इस्लाम को आइडियोलॉजी बनाकर के ईरान में रेवोल्यूशन आया. और इस इनकलाब के साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के जो अमेरिका के कुछ लोग थे जिनको होस्टेज बनाया था ईरान ने, और वो तकरीबन 1 साल तक उन्हें होस्टेज बना के रखा था. और जो अमेरिका की कलेक्टिव मेमोरी में, जिसे कहते हैं इज्तिमाई शऊर में, वो ह्यूमिलिएशन, वो टॉर्चर बहुत दिनों तक कायम रहा. उसके बाद से 1979 में दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, और वो भी मुसलमानों की तारीख के लिहाज से रिसेंट पास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और वो है दूसरा सुपर पावर, यानी ईरान में डिफीट होती है अमेरिका की, और दूसरा सुपर पावर जिसे आप सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं उस जमाने में, वो अफगानिस्तान पे हमला करता है. और अफगानिस्तान में एक पपेट रजीम होती है जिसे रशिया का सपोर्ट होता है. और बहुत दिनों तक 1979 से आप जानते हैं कि 1989 तक ये मुसलसल जद्दोजहद चलती रहती है अफगानिस्तान में उनके खिलाफ. ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसलिए ध्यान में रखनी है कि एक तरफ तो ईरान जो है वो इत्तफाक से, हालांकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता, इत्तफाक से वो शिया स्टेट कहलाता है, यानी शिया इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है. और दूसरा अफगानिस्तान जो है वो आम तौर पे सुन्नी इस्लाम का सिंबॉलिज्म है. अब इन दो जगहों पे दो सुपर पावर पूरी तरह इन्वॉल्व हैं. और नतीजा क्या होता है कि 1979 में ईरान कामयाब होता है, यानी इस्लामिस्ट कामयाब होते हैं इनकलाब लाने में ईरान में. अफगानिस्तान में एक स्ट्रगल चलता है जिसे अमेरिका लीड करता है. उस स्ट्रगल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसके साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम ममालिक, सऊदी अरबिया, अमेरिका की क़यादत में, यानी पूरा सपोर्ट अमेरिका का होता है. पाकिस्तान में मदारिस मेंटेन किए जाते हैं जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है. वो सेलिब्रेटेड हीरो होते हैं. अमेरिका उसे व्हाइट हाउस में उन लोगों को वेलकम करता है, उन्हें मुजाहिदीन डिक्लेयर करता है, और एक पूरा सेलिब्रेशन होता है और वो स्ट्रगल चलता है. और 1989 में आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन जो उस जमाने का सुपर पावर था, उसे अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ता है. तकरीबन 15 से 20 हज़ार सोल्जर्स उनके मारे जाते हैं, और एक बड़ी तादाद 50,000 से ज़्यादा जो सोल्जर हैं वो जख्मी होते हैं. उसके बाद से अफगानिस्तान की हिस्ट्री 1989 के बाद की पूरी हिस्ट्री आपके सामने है
कि अफगानिस्तान में फिर सिविल वॉर शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ मुताहरत ग्रुप जो हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं और अल्टीमेटली एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होती है, एक इमेज पैदा होती है जहां बामियान का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे तोड़ दिया जाता है। फिर तालिबान पावर में आते हैं, तालिबान का एक पूरा प्रोजेक्शन इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह का होता है या जिस तरह की हरकतें होती हैं तालिबान की तरफ से, वो सब आप जानते हैं आपके सामने। नतीजे के तौर पे क्या होता है कि इस्लाम की जो ये इमेज है, एक बहुत ही वायलेंट इमेज, वो अफगानिस्तान की सरहद से निकलकर पूरी दुनिया में कायम होती है। दूसरी जानिब एक आपको बात ये भी याद रखनी चाहिए कि 1989 में सोवियत यूनियन वहां से विड्रॉ तो करता है अफगानिस्तान से, लेकिन 1990 और 91 के बीच में सोवियत यूनियन का शिराजा बिखर जाता है। यानी वो जो यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसमें सिर्फ आर रह जाता है, रशा, और बाकी ये यूएसएस गायब हो जाता है। इसकी क्रेडिट इस्लामिस्ट लेते हैं कि हमारी वजह से सोवियत यूनियन एक सुपर पावर का सवाल होता है, और आप ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में एक जश्न का माहौल होता है इस्लामिस्ट के बीच में बतौर खास। अब ऐसी हालत में जब सोवियत यूनियन का जवाल होता है तो यहां आपको बहुत गौर से ये बात सुननी है कि ये इस्लामोफोबिया का ओरिजिन कहां से होता है। 1989-90 से ही अगर आप देखेंगे तो एक डिस्कोर्स पूरी दुनिया में डेवलप किया जाता है। मैं आपके सामने नाम पेश करना चाहता हूं सैमुअल पी हंटिंगटन का, जिसकी किताब मेरे सामने रखी हुई है। ये किताब जिसे आप तमाम लोगों को पढ़नी चाहिए। ये सैमुअल पी हंटिंगटन जो है, ये इसलिए आप याद रखिए कि ये सैमुअल पी हंटिंगटन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर होते हैं और व्हाइट हाउस के ये पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। याद रखिए, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, यानी अमेरिका के व्हाइट हाउस यानी पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट को वो बताते हैं कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या होनी चाहिए दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। सैमुअल पी हंटिंगटन की जो थीसिस होती है, उस पूरी थीसिस को हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के नाम से जानते हैं, तहजीबी कशमकश या तहजीबी तसादुम के नाम से जानते हैं। ये तहजीबी तसादुम में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो थीसिस होती है, उसमें आप ये याद रखिए कि इनकी एक तरफ थीसिस आती है और दूसरी तरफ एक और बहुत ही मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट अमेरिका के, जिनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा। वो फ्रांसिस फुकुयामा की एक बहुत मशहूर थीसिस आती है जिसका नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। फ्रांसिस फुकुयामा अपनी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन जो किताब लिखते हैं, उसको ये कहते हैं कि दुनिया में तमाम राइवल आइडियोलॉजीज, यानी कैपिटलिस्ट, लिबरल, डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजीज राइवल हैं, उनका खात्मा हो चुका है। जिन लोगों ने अपना मोबाइल पे या अपने उस पे म्यूट कर लीजिए आप अपने स्पीकर को प्लीज, आवाज आपकी आ रही है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो फ्रांसिस फुकुयामा क्या कहते हैं, फ्रांसिस फुकुयामा ये कहता है कि ये दुनिया में जो राइवल आइडियोलॉजीज हैं उनका खात्मा हो चुका है और सिर्फ एक आइडियोलॉजी बची है जिसका नाम है लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म।